हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे पोएटिक एप्रिसिएशन के क्वेश्चंस पर। पोएटिक एप्रिसिएशन के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, और एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि इस पे जो अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप कह सकते हैं कि पोएम का कोई स्टेंजा आपको देगा और उस स्टेंजा से आपसे पूछ लेगा कि इन लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी क्या थीम है, इसके अंदर क्या राइम स्कीम है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस रीट के लैंग्वेज सेकंड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट सेकंड वहां पर होती है अनसीन पोएट्री, अनसीन पोएम, जिसके अंदर से पढ़ करके आपको उसको पोएट्री एप्रिसिएशन करना होता है। तो कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने क्वेश्चंस वहीं से उठाए प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका ग्रेड थर्ड का काम भी हो जाएगा जिसमें अनसीन पोएट्री है, और इसमें आपका ग्रेड सेकंड का काम हो जाएगा जहां पोएट्री एप्रिसिएशन है। तो देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चंस, पोएट्री है, कुछ लाइंस दी हुई हैं जहां पर इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। आई हैव सीन dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like slow and old tunes of Spain। देखो लाइक आ रहा है यहाँ पे, slow old tunes of Spain। I have seen the lady April bringing the daffodils, bringing the spring grass and the soft warm April rain। I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea, and seen strange lands from under the arched white sails of ships. But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips। ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। एक पोएम है, इसकी कुछ लाइंस आपको दे दी। अब इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस के देख करके फिर इनके आंसर ढूंढते हैं। इस पोएम का पूरा मीनिंग समझने से मतलब नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जहां ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन को देखो और फिर सर्च करो उसका आंसर आपको कहां मिलता है, और फिर पूरी बात ढंग से पढ़ेंगे। एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो लाइक वर्ड आ गया तो किस चीज का एग्जाम्पल है? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, एसोनेंस। तो ये सिमली का एग्जाम्पल है। लाइक और एज से अगर दो चीजों की कंपेयर करता है तो सिमली होता है। और इस लाइन को देखते हैं हम लोग पोएम के अंदर। देखो ये वाली बात, कमिंग इन सोलम ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड एंड ट्यून्स ऑफ स्पेन। आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मूर्स। मैंने सूर्य अस्त होते हुए, सूर्य निकलते हुए देखा है मूर्स पर, जंगलों में, विंडी हिल्स के ऊपर। कमिंग इन सोलम ब्यूटी, जो बहुत ही खूबसूरती से वो किरणें होती हैं, वो आती हैं। लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन, जैसे स्पेन के जो ओल्ड ट्यून्स हैं उनकी तरह बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ वो किरणें आती हैं। तो लाइक आ गया तो इसमें सिमली का यूज हो गया, यहाँ सिमली हो गया। ठीक है ना, सिमली का यूज हो गया। चलो, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर देंगे सिमली। ठीक है ना, सिमली आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शिप्स ऑफ लाइन 6 राइम्स विद। यहां 6 लाइन में शिप्स दे रखा है, और शिप्स किससे राइम करेगा? तो आपको ना राइम जहां मैंने पढ़ा रखा है ना, उस वीडियो को पूरा ढंग से देखना। आप, मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने ऐप के ऊपर, वहां पर अपलोड कर रखा है, सॉरी, वहां ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। शिप्स में देखो लास्ट में आ रहा है इप्स का साउंड, और इप्स का साउंड कहां पर है? देखो लिप्स में रहा, और किसी में नहीं। और ये लिप्स अगर आप पोएम में देखें तो पोएम में मिल जाएगा आपको। देखिए जो शिप्स है, ये वाली लाइन, और किससे राइम कर रही? देखो लिप्स, शिप्स राइम कर रही है लिप्स से। तो ये तो लाइन होगी 5th नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन होगी। 6th वाली लाइन जो है वो शिप्स है,
और लिप्स वाली लाइन हो गई 7 8 8। तो 8 लाइन में जो लिप्स है उससे ये शिप्स जो है वो राइम कर रहा है। राइम मतलब सेम साउंड एट द एंड ऑफ लाइन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की लाइन के लास्ट का जो साउंड होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? राइम लाइन कहते हैं। तो सेम साउंड आ रहा है, देखो आप, शिप्स और लिप्स, तो 8 लाइन से राइम करेगा। तो शिप्स जो 6 लाइन में शिप्स है ये 8 लाइन के लिप से राइम कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ ओल्ड इन ओल्ड चैंट ऑफ द सी टेल्स अस। ओल्ड चैंट ऑफ द सी में ओल्ड का क्या मीनिंग आ रहा है? अब इसे कहते हैं कॉनोटेशन वाला मीनिंग। एक तो होता है कि टेक्स्ट के हिसाब से क्या मीनिंग, तो ओल्ड यानी पुराना होता है। यहां पर क्या मीनिंग है? ओल्ड चैंट ऑफ द सी। तो देखो अब, द चैंट वॉज पॉपुलर इन द पास्ट, कि चैंट जो गीत था वो पॉपुलर था पास्ट में। द सी इज नो लॉन्गर यंग, अब सी यंग नहीं रहा। ओल्ड चैंट ऑफ द सी का मतलब ये है। द चैंट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओल्ड चैंट ऑफ द सी, समुद्र का जो चैंट है वो ओल्ड है, मतलब एक पुराना गीत है जो कई सालों से गाया जा रहा है। बिल्कुल ये वाली लाइन सही लग रही है मेरे को। द चैंट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं एक बार पोएम में वापस लेके चलूंगा आपको, तब और अच्छा क्लियर होगा। The sea has been singing old song, an old song. जो समुद्र है वो पुराने गीत को गा रहा है। The sea has been singing an old song. समुद्र जो है वो गा रहा है an old song, पुराने गीत को नहीं। Old chant of the sea मतलब समुद्र का ये वही पुराना गीत है जो बार बार लंबे समय से गाया जा रहा है। मैं आपको एक बार पोएम में ले चलता हूं वापस, वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये लाइन कहां है? I have seen the lady April bringing the springing grass and soft April rain. I have heard the song of the blossoms. मैंने blossoms का गीत सुना है। And the old chant of the sea, और समुद्र का वही पुराना गीत, रटा रटाया पुराना जो कई समय से वो गा रहा है। Song of blossoms and old chant, यानी कि वो गीत जो ओल्ड है मतलब काफी समय से गाया जा रहा है। पुराना गीत नहीं, काफी समय से गाया जा रहा है। आंसर इसका द चैंट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी आंसर करें। द चैंट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। और यही आंसर राजस्थान बोर्ड ने माना था, रीट के क्वेश्चन में आया हुआ है। राजस्थान बोर्ड ने एक पेपर लिया था, सी आंसर। चलो फोर्थ में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शोज दैट द स्पीकर हैज ट्रेवल्ड अ लॉट ऑन द सीज। इस पोएम में जो आप देख रहे थे अभी, कौन सी लाइन ये कहती है कि स्पीकर ने बहुत सारी ट्रेवल की है समुद्र में, बहुत सारी ट्रेवल की? देखते हैं, पोएम में चलना पड़ेगा। खूब सारी यात्रा की है। देखो ये आपकी जो है ना 6th लाइन है। 6th लाइन में देखो, एंड सीन स्ट्रेंज लेन्स, मैंने बहुत अजीब अजीब बहुत अलग अलग जगह देखी हुई हैं। सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्क्ड वाइट सेल्स। आर्क्ड वाइट जो शिप्स होती है ना, आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स, शिप्स के ऊपर वो कपड़ा लगा के रखते हैं, आर्क्ड है ना, जिसको आप मास्ट भी कहते हैं, MAST। तो वो एक कपड़ा होता है, ठीक है ना, उसको आर्क्ड वाइट। और उस शिप्स की यात्राएं उसने उस कपड़े के नीचे जो ऊपर एक वो लगा देते हैं, है ना, ऐसे कपड़ा लगाते हैं जो हवा के साथ नाव को लेके जाता है, शिप को लेके जाता है। उसके अंदर मैंने बहुत जगह घूमी है और कई अजीब जगह देखी। तो 6ठी लाइन जो है वो बताती है कि उसने खूब यात्राएं की हैं शिप से। ये 6th लाइन बताती है खूब ट्रेवल की है सीज के अंदर। लाइन्स 2 बताती है, लाइन 4, लाइन 6, लाइन 6 जो ये कहती है कि उसने खूब सारी यात्राएं की हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। और ये थीम पर बेस्ड है, एक तरह से कह सकते हैं ना। राइम स्कीम पर हो गया, एलिटेशन सब इन पे मतलब हो गया, आप फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन हो गया। ये देखो पूरी थीम को समझोगे तब कर पाओ। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग गॉड हैज शोन टू द स्पीकर इन द पोएम इज। इस पोएम में जो पोएट है, गॉड है, उसने क्या खूबसूरत चीज, सबसे खूबसूरत चीज हमें क्या दिखाई है? द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग गॉड हैज शोन टू अस।
सबसे खूबसूरत चीज जो भगवान ने हमें दिखाई है वो क्या चीज है? लेडी अप्रैल है, हिज बिलव्ड है, सॉफ्ट वार्म रेन है, डैफोडिल्स है। समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कुछ लोग लेडी अप्रैल बताते हैं, कुछ लोग हिज बिलव्ड बताते हैं, कुछ कहते हैं सॉफ्ट वार्म रेन है। जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इससे जवाब आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डैफोडिल्स है। तो देखिए, सबसे खूबसूरत चीज भगवान ने दिखाई वो क्या है? देखना, पूरी कविता समझ में आएगी, बात पूरी पोएम पढ़नी पड़ेगी। क्या कह रहा है? आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मूर्स। मैंने क्या देखा है? डॉन, सुबह देखी है, सनसेट देखा है मूर्स पर, विंडी हिल्स पर, है ना, सूर्य को छिपते हुए, सूर्य को उगते हुए पहाड़ों में, जंगलों में देखा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। एक तो ये देखता है। इसके अलावा मैंने स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन भी सुनी है, देखी है। दूसरी चीज होगी लेडी अप्रैल, जिसके हाथ में डैफोडिल्स फूल होते हैं, मैंने उसको भी देखा है। आई हैव सीन, मैंने वो चीज भी देखी है। ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास, मैंने बसंत ऋतु की घास देखी है। सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, अप्रैल की खूबसूरत बारिश देखी है। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स, मैंने फूल खिलने के जो गीत हैं वो सुने हैं। मैंने ओल्ड चैंट्स ऑफ द सी, समुद्र के वो पुराने लंबे समय से गाए जाने वाले गीत भी सुने हैं। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स, बहुत अजीब अजीब, बहुत अलग अलग जगहें देखी हैं मैंने। फ्रॉम द अंडर आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स, शिप्स में यात्रा करके मैंने उन चीजों को भी देखा है। बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शॉट टू मी, देखना ये लाइन का आंसर आएगा। लेकिन सबसे प्यारी चीज, सबसे खूबसूरत चीज जो भगवान ने हमें दी है, मुझे दिखाई है आज तक, वो चीज क्या है? हर वॉइस। खूबसूरत लड़की है, उसकी आवाज, हर हेयर, उसके बाल, आईज, उसकी आंखें, एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, और उसके जो लिप्स हैं, जो खूबसूरत जो लिप्स हैं, उसके होठों की बनावट है, जो उसमें कर्व है, वो जो उसके होठ हैं, उसकी आंखें हैं, उसके बाल हैं। सबसे प्यारी चीज, सबसे खूबसूरत चीज तो वो है जो भगवान ने हमें दी है। ये सब भी खूबसूरत है। सनसेट, डॉन, स्लो ट्यून्स और डैफोडिल्स, लेडी अप्रैल, स्प्रिंग ग्रास, अप्रैल रेन, ब्लॉसम्स के सॉन्ग और ओल्ड चैंट ऑफ द सी, ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुल। But the most beautiful thing, the loveliest thing is her voice, her hair, her eyes, her lips. Means उसकी जो प्रेमिका है, beloved है, सबसे खूबसूरत तो वो है। तो आंसर इसका आपका होगा her beloved, his beloved, sorry, his beloved। लड़का है, उसकी beloved। ये भी सही था, लेकिन सबसे खूबसूरत तो बिलव्ड है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो रीट आर्ट एट 2012 में पूछे गए थे, और उसमें ये था अनसीन पोएट्री को पढ़ करके आपको उनको कैसे समझते हो आप पोएट्री को, उसके आंसर्स देने थे। तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पोएटिक एप्रिसिएशन का, कि पोएम पर आने वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इसका इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक पोएम दे दी और उस पर इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे। तो मुझे लग रहा है पोएट्री एप्रिसिएशन पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, यही तरीका होना चाहिए। और देखते हैं इसके एग्जांपल्स दोस्तों। फिर एक पोएम है जो आर्ट एट लैंग्वेज सेकंड में 2012 में पूछी थी। इसमें फिर 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 6 से लेकर 10 तक। द स्क्विरल ग्लॉट्स ओवर हिज अकम्प्लिश होड, द ants have ripped their garners with ripe grain, honey bees have stored the sweets of summer in their loosest cells, the swallows, देखो 4 लाइनें खत्म हो गई। The swallows all have winged across the main, but here the autumn melancholy dwells। देखो autumn का एक कैपिटल है और melancholy dwells, वह दुखी से रहती है। तो autumn दुखी रूप से रहती है। autumn एक ऋतु होती है जो रहने काम कर रही है इंसानों की तरह। तो कहीं ना कहीं द autumn में साफ साफ नजर आ रहा है कि पर्सोनिफिकेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड साइज अ टीयर फॉर स्पेल्स, अपने आंसू बहाती है। अमंग्स द सनलेस शैडोज ऑफ द प्लेन, सनलेस शैडो एलिटेशन भी है इसके अंदर, देखो आप। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
और पहले पोएम है अलोन अलोन अपॉन अ मॉजी स्टॉर्म, ऐसे पूरी एक पोएम है। इस पोएम को आपको और देखो लाइक अ डिम पिक्चर ऑफ द ड्राउन पोस्ट, है ना, तो लाइक आ गया तो सिमली हो गई, सिमली हो गई। इन द हर्स्ट minds mysterious far away doubtful what ghostly thing will steal the last into the distance grey upon the, मतलब पोएम का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोड़ो उसको, आप तो ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन देख करके फिर पोएम को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से सुनो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द अबव पोएम, इस पोएम में किस चीज को पर्सोनिफाई किया गया? स्क्विरल को, ऑटम सीजन को, हनी बीज को और समर सीजन को। देखो ऑटम सीजन तो दिखाई दे रहा था, एक्चुअली आंसर भी यही होगा, लेकिन बाकी चीज देखो आप इनको पर्सोनिफाई किया गया, हनी बीज, स्क्विरल और समर सीजन को। देखते हैं। स्क्विरल ग्लॉट्स और इज अकम्प्लिश, और तो स्क्विरल तो ग्लॉट करती है ना, वो तो इस तरह से काम करती है, ग्लॉटिंग करना, ग्लॉट करना, बोलना, आवाज निकालना। हनी बीज है स्टोर्ड, हनी बीज शहद को इकट्ठा करती हैं, ये काम है उनका, तो पर्सोनिफिकेशन नहीं है। और समर सीजन का इस वाले में कुछ नहीं है, द स्वीट्स ऑफ समर इन देयर लूसेस सेल्स, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। समर सीजन का कुछ और यहाँ पर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। यहाँ क्या था? स्वीट्स ऑफ समर इन देयर लूसेस सेल्स, ये जो हनी बीज होती हैं ये अपने शहद को समर में इकट्ठा करती हैं अपने सेल्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो हनी बीज का काम ही होता है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन था ऑटम सीजन, जो मेलनकली ड्वेल्स रहती है, तो पर्सोनिफिकेशन है ऑटम का। आंसर इसका होगा ऑटम सीजन। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड? द ऑटम सीजन हैज बीन पर्सोनिफाइड। तो ये बातें आपको पहचाननी पड़ेंगी, टेक्निक्स पहचाननी पड़ेंगी। इसे कहते हैं आप पोएटिक एप्रिसिएशन या पोएट्री एप्रिसिएशन, कि आप समझ के उसको पढ़ करके उसके फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ सकें, जॉनरा ढूंढ सकें, मीनिंग ढूंढ सकें, ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकें, राइम स्कीम ढूंढ सकें, वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन द अबव पोएम लाइन 2 राइम्स विद लाइन्स। पहले देखते हैं लाइन 2 कहाँ है और किस चीज से राइम करती है। लाइन 2, ये लाइन 2 ने ग्रेन, ग्रेन के लास्ट में देखो ग्र छोड़ दो, एन, वोवल साउंड और उसके बाद के बचे हुए स्पीच साउंड। एन, ग्रेन, एन का साउंड आ रहा है। ये ग्रेन किससे और कर रहा है? देखो आप, होड में है नहीं ग्रेन, स्टोर्ड में नहीं है, सेल्स में नहीं है, मेन, मेन और ग्रेन देखो इसमें है। ये सेकंड लाइन है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ लाइन। सेकंड लाइन राइम हो रही है फिफ्थ से। और ड्वेल्स, स्पेल्स और प्लेन, देखो प्लेन आ गया, तो कौन सी लाइन हो गई है? फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ लाइन से। जो लाइन 2 है वो फिफ्थ और एट्थ से कर रही है। और देख लो ग्रेन, मेन, प्लेन, इसमें कुछ है क्या? अलोन, स्टोन, गॉन नहीं है, रोजरी, ड्रेली, पास्ट, अवे, लास्ट, ग्रेट नहीं। तो सेकंड लाइन किस किस से कर रही है राइम? फिफ्थ से और एट्थ से। तो आंसर देखते हैं। 2 लाइन जो है जिसमें अभी आप देख रहे थे ग्रेन, वो किससे कर रहा है? मेन और प्लेन। तो फिफ्थ और एट्थ था ना, फिफ्थ और एट्थ, फिफ्थ और एट्थ से। तो आंसर हो जाएगा इसका फिफ्थ और एट्थ, यानी कि डी। सेवंथ का आपका आंसर होगा डी, फिफ्थ और एट्थ। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ऐसे राइम स्कीम पे क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और देखिए आप, देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन, देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन, ग्रेन में एन आ रहा, लाइन 2, कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो गार्नर्स में जी और ग्रेन में जी, यानी गे गे का साउंड आ रहा है। गार्नर्स, ग्रेन, सिमली लाइक और एस का यूज नहीं है तो नहीं होगा। देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन, उनके गार्नर्स राइप ग्रेन के साथ है, यहाँ कोई किसी का अलग अर्थ नहीं आ रहा, तो मेटाफर भी नहीं है। एलिटेशन है, पर्सोनिफिकेशन किया नहीं है, इसका कोई मानवीकरण नहीं किया। तो आंसर 8 का आप क्या कर देंगे दोस्तों? सी कर देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following lines contains a simile? कौन सी लाइन में सिमली है, यानी कि कहां पर लाइक और या एस का यूज किया गया है। तो मैं आपको बता रहा था लाइन पढ़नी पड़ेगी, कौन से नंबर की है। देखो आप,
लाइक इसमें यूज नहीं हो रहा, सेकंड में यूज नहीं हो रहा, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, सेवंथ एट्थ में नहीं है, आगे बढ़ो, नाइन्थ में नहीं है, टेंथ में नहीं है, इलेवेंथ में भी नहीं है, ट्वेल्थ में नहीं है, 13 में नहीं है। देखो सिमली यहाँ पर 14 लाइक आ गया इसमें, या फुल स्टॉप आ गया। तो लाइक अ डिम पिक्चर ऑफ द ड्राउन पास्ट इन द हस्ड माइंड्स मिस्टीरियस फार अवे, ये लाइन यहाँ शुरू होती है, यहाँ खत्म होती है। तो 14 और 15 या केवल 14 मान लो, अब ऑप्शन देख लेते हैं, बट 14 लाइन में है। अब आंसर देखते हैं हम लोग, किस में सिमिली है। तो 14 में, लाइन 14, 11, 13, 14, 14 15 भी इसमें ऐड हो रखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14th में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं उनकी राइम स्कीम क्या है, लास्ट की 4 लाइन्स की राइम स्कीम क्या है वो देखेंगे। देखते हैं, पहले लास्ट की 4 लाइन पे चलते हैं। ये देखो लास्ट की 4 लाइन, ये है लास्ट की 4 लाइन, 1 2 3 4। पास्ट में आस्ट का साउंड आ रहा है, आस्ट, ए हो गया। फार अवे, अवे में ए का साउंड आ रहा है, अवे, ए, ये बी हो। पास्ट और लास्ट ये सेम हो गया, देखो ए हो गया। फिर अवे और ग्रे, अवे और ग्रे ये सेम है, बी हो। ए बी, पास्ट में आस्ट ए, अवे बी, नया साउंड आ गया। लास्ट और पास्ट सेम है तो ए हो गया, अवे और ग्रे सेम है तो बी हो गया, ए बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी दोस्तों, ए बी, क्या हो गया, ए बी। ठीक है, ये चीज। तो देखो अब ए बी किसमें दे रखा है, ए बी ए में दे रखा है। 14 to 17 जो लाइन थी उसमें ए बी राइम स्कीम है। ठीक है ना, ए बी, आंसर ए हो जाए। तो 10 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रीट लेवल फर्स्ट 2016 में आया हुआ पेपर है, इसमें 11 से 15 5 क्वेश्चन। फिर इसमें एक्सपेक्ट है 3 अलग अलग पार्ट निकाले कविता में से और उनमें से क्वेश्चन पूछे। एक पार्ट तो ये हो गया जिसमें 6 लाइन है, एक ये हो गया फिर इसमें 6 लाइन्स हैं, और एक एक्सटेट ये हो गया जिसमें फिर 6 लाइन्स। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, द राइमिंग स्कीम ऑफ एक्सटेट फर्स्ट, एक्सटेट फर्स्ट की राइम स्कीम क्या है वो देखिए। चलते हैं एक्सटेट फर्स्ट पे, राइम स्कीम निकालते हैं। ये रहा एक्सटेट फर्स्ट। तो देखो राइम स्कीम निकालने के लिए उस लाइन के लास्ट वाले वर्ड पे जाओ और लास्ट वर्ड का जो वोवल साउंड है उसको देखो। तो वेयर का एयर, एयर इसको नाम दे दो ए हो गया, वेयर में ए आ गया। माइन में आइन, मैं मत देखो, वोवल साउंड और उसके बाद बचे हुए जो भी साउंड है स्ट्रेस वोवल साउंड। तो माइन में आ गया, ये नया साउंड आ गया बी, वेयर में ए, माइन में बी। अब आ जाओ साइन, साइन में देखो आइन और माइन में भी आइन, ये दोनों सेम हो गए तो बी हो जाए। माइन और साइन सेम हो गया तो बी हो गया। एयर, एयर और वेयर में एयर, वेयर एयर, एयर एयर सेम है तो ये ए नाम दिया था, इसको भी नाम ए दे दीजिए। फिर आ जाओ डिजाइन, तो डिजाइन, आइन, आइन आ गया देखो वापस ये वाला से, तो ये भी बी हो जाए, बी हो जाए। और शेयर, एयर, वेयर ये सेम ही तो है तो ए ये ए हो गया। तो राइम स्कीम क्या हो गई, ये वाली हो गई, क्या हो गई, ए बी ए बी ए बी ए, क्या हो गई दोस्तों, ए बी ए। ठीक है ना, ये हो गई ए बी ए बी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्या नाम है, ए बी ए नहीं, ए बी ए, यस डी आंसर, ए बी ए। 11th का आंसर आप लोग क्या करेंगे, डी करेंगे। ठीक है ना, ओके।
आगे बढ़ते हैं। लाइन साइलेंस सराउंड अस आई वुड हैव कंटेन्स, इस लाइन में क्या चीज कंटेन करती है? एलिटेशन है क्या? देखो साइलेंस में एस और सराउंड में एस, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड दो वर्ड्स के शुरू में, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के स्टार्ट में, बिगिनिंग में अगर रिपीट होता है तो इसे आप एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन तो है ही। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंट हमें चारों तरफ से घेर लेता है। चारों तरफ से घेरने काम लोग करते हैं, पुलिस करती है, भीड़ करती है, और वो काम कौन कर रहा है? साइलेंस कर रहा है, घेरने काम कर रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन, इसमें पर्सोनिफिकेशन सिंपली नहीं है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो डिलीट हुआ था, बट मैं इंट्रोडक्शन सही बना दिया। उसमें डिलीट हुआ था कि एलिटेशन माने कि पर्सोनिफिकेशन, मैंने एक डी ऑप्शन बना दिया कि दोनों ही, यहां तो दोनों है, पर्सोनिफिकेशन भी है और इसमें एलिटेशन भी है, दोनों चीजें। आंसर डी हो जाए। इन द अबव पोएम विच लाइन कंटेन सिमली, उस पोएम में आपको देखना पड़ेगा किसमें सिमली है, लाइन थर्ड में, लाइन फिफ्थ में, या लाइन थर्ड और फिफ्थ में। तो एक काम करते हैं, थर्ड और फिफ्थ में चलते हैं, पहले देख लेते हैं वहां चल के। लाइन थर्ड, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, तो सिमली है। और फिफ्थ में द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, ये बच्चा मेरे डिजाइन के हिसाब से बना है। नहीं, इसमें तो मुझे कहीं सिमली नजर नहीं आ रही, तो इसमें सिमली नहीं है, तो लाइन थर्ड में है। और किसी में लाइक है क्या? देखो, वुड हैव, प्रोडिगल, इसमें 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 नहीं है। इधर आ जाओ, ये कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो नहीं है इसमें, केवल थर्ड में, ओनली लाइन थर्ड, ये आंसर केवल लाइन थर्ड में ही है और किसी लाइन में नहीं। अब आ जाओ 14, विच लाइन्स इन एक्सट्रैक्ट टू, एक्सट्रैक्ट टू में जाना पड़ेगा आपको, कंटेन्स एलिटेशन, किस लाइन में एलिटेशन है? एलिटेशन मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन पोएट्री और इन एनीवेयर इन लिटरेचर, जहां पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है वर्ड्स के अंदर, उसे हम एलिटेशन कहते हैं। एक्सट्रैक्ट टू में देखना है कौन कौन सी लाइन, एक्सट्रैक्ट टू देखो, साइलेंस सराउंड्स 7 में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है, 7 में है। हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, नहीं इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा। फादर्स हाउस द होम ही न्यू, देखो हाउस होम ही, यहां पर एलिटेशन है, 9 नंबर 7 और 9। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, देखो मेक में है, मूव में है, यस, तो इसमें भी एलिटेशन है, 10 लाइन में भी है। हिज वर्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू, मेन कंटेंट वर्ड होने चाहिए ना, तो वर्ड और वुड को नहीं देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब। शेपिंग सोरो, शेपिंग फ्रॉम सोरो, यस, एस और एस इन दोनों में भी है। 7, 9, 10 और 12, ये किसमें वो देखना पड़ेगा, 7, 9, 10, 12, 7, 9, 10, 12, आंसर हो जाएगा सी। 7 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है और 12 में भी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विच लाइन मैच इन राइमिंग इन एक्सट्रैक्ट थर्ड, एक्सट्रैक्ट थर्ड में कौन सी लाइन राइम कर रही है, सेम साउंड आ रहा है, एक्सट्रैक्ट थर्ड में जाना है। ये आ गया एक्सट्रैक्ट थर्ड। 13 लाइन के लास्ट में आ रहा है लिव, इव आ रहा है, इव, ये ए हो गया। लैंड में एंड आ रहा है, बी हो गया। स्टैंड और लैंड ये सेम है, तो दोनों लाइन राइम कर रही है। ग्रीफ में ईफ आ गया, ये नई लाइन आ गई। हैंड, हैंड, लैंड, स्टैंड ये सेम है, तो बी हो गया। फॉरगिव, फॉरगिव और लिव, लिव और फॉरगिव ये भी सेम है, देखो आप, ए हो रही। तो एक तो देखो, एक बी, बी और बी, यानी कि 14, 15 और 17,
और लिव और फगिव यानी कि 13 और 18, ये लाइन भी राइम कर रही है। देखते हैं इनमें से क्या आंसर दे रखा है अपने को, चेक करते हैं। फोर्टीन, 15 और 17 ये तो थी, इस वो हैंड स्टैंड और थी ना, ये तो है। और ये क्या था, 13 और लास्ट वाली 18, 13 और 18 कर रही हैं, पर सारी सेम थोड़ी कर रही हैं। विच लाइन मैच एंड राइमिंग, कौन सी लाइन राइम करते हो इसमें? वो 13 और 18 ना अकेला देना चाहिए था। 13 में 14 दे दिया, नहीं मैच कर रहा। 13 और 18 अकेला कर रहा है, और 14, 15 और 17 कर रहा है। तो आंसर ए होगा इसका, ठीक है ना भाई। सेम राइम कौन सी कर रही है? 14, 15, 17 कर रही है, 13, 18, बट 13, 18 अलग से नहीं दे रखा है इसमें, इसलिए 13, 18 वाला ऑप्शन इसमें है नहीं। तो आप ए करोगे आंसर, है ना, 15 का ए करोगे। चलो फिर एक पोएम है, ये रीड लेवल लैंग्वेज 2 2016 में था, या लेवल 2 था, दो थे ना, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है, उसका क्वेश्चन है। ये एक पोएम है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 to 20 है, ये पोएम पढ़ के देनी, बट पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट, वहां देखते हैं। ये तो देखो आंसर वैसे ही आ गया, सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट। तो मुझे एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, एलिटेशन हो। एसोनेंस सीजन्स में ए की साउंड आ रहा है, स्वीट में ई की साउंड आ रहा है, और साइलेंट में आई की आ रहा है, तो एसोनेंस तो नहीं है। इमेजरी हमने पढ़ी नहीं है, तो है भी नहीं, इमेज कोई देने की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे। सिमली लाइक का और एस का यहाँ यूज नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो आंसर 16 का जो है आप ए करेंगे, एलिटेशन, ठीक है। राइम स्कीम इन द पोएम इज, इसकी राइम स्कीम क्या है, देखते हैं राइम स्कीम। थॉट, ए नाम दे दोगे पास्ट, बी नाम दे दोगे सॉट, सॉट और थॉट, ऑट ऑट सेम है तो ये ए हो जाएगा, और पास्ट में आस्ट और वेस्ट में एस्ट ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल है, तो बी हो गया। और यहाँ देखो ये चीज खत्म हो गई है, सेमी कोलन आ गया, तो ये एक स्टेंजा खत्म हो गया, और इसका राइम स्कीम है ए बी ए बी। फिर आगे देखो फ्लो, ए, नाइट में आइट, बी, वो, और फ्लो ए है, और साइट बी, तो ए बी ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसकी जो राइम स्कीम है दोस्तों ए बी ए बी, ए बी ए बी, बी होगा आंसर, ए बी ए बी। 17 का आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, बी करेंगे, है ना, ए बी ए बी। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। Which of the following words taken from the poem is an example of personification? इसमें कौन सा personification एग्जाम्पल है? फ्रॉम द पोएम एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, देखते हैं पोएम को, देखते हैं। When to the seasons of sweet silent thought, ये तो irritation है, summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear time's waste। देखो टाइम की बर्बादी, टाइम के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है। टाइम एक निर्जीव चीज है, साथ अपोस्ट्रोफ एस आता है सजीव ह्यूमन बींग्स के साथ में, इसे आप कहते हैं अपोस्ट्रोफ एस जेनेटिव, जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ में यूज होता है। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस देख लिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन क्या है दोस्तों, ये पर्सोनिफिकेशन है। फिर देन आई कैन ड्रॉन एन आई, मैंने आई कैन ड्रॉन एन आई, एक आंख खींच सकता हूं, अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रेसियस फ्रेंड्स बिटवीन द डेथ्स डेटलेस नाइट। डेथ्स में भी जो है पर्सोनिफिकेशन है। आई कैन ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, जो अनयूज्ड है फ्लो बहने के लिए, फॉर प्रेसियस फ्रेंड्स, तो ये आई को भी ना इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन किया है। आई भी हो गया, इसके अलावा टाइम हो गया, इधर डेथ हो गया। वीक अ फ्रेश लव सॉन्ग सेंस, देखो लव्स लॉन्ग साइंस, लॉन्ग
कैंसल्ड वो, लव में भी पर्सोनिफिकेशन है। एंड मॉन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस साइट, तो लव्स में अपोस्ट्रोफे एस है, यहाँ अपोस्ट्रोफे एस है, ये पर्सोनिफिकेशन है, आई पर्सोनिफिकेशन है, डेथ का पर्सोनिफिकेशन है। देखते हैं आई का है क्या, बिल्कुल। टाइम का है क्या है, लव का है क्या है, टाइम का तो चलो लव्स में एस दे रखा तो ये तो है ही, टाइम तो फिर भी क्या है, टाइम का दे रखा है तो उसको कहते हैं। देखो टाइम वाला देखो, ये कहीं ना पर्सोनेशन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा नहीं। टाइम्स वेस्ट, टाइम की बर्बादी, ये ह्यूमन बींग्स वाली बात नहीं, समय की बर्बादी तो होती है, इसलिए इसको ना आप पर्सोनिफिकेशन मत मानो। लव्स लॉन्ग सिंस, इसको मान लो, आई को मान। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें आंसर एक से ज्यादा है। आई का है, लव का है, मून का तो नहीं है, तो आंसर ए और सी दोनों करें आप। टाइम का तो वेस्ट है, समय की बर्बादी तो होती है, इसलिए अभी कह नहीं सकते कि साहब इसका है। ए और सी करो, आई और लव्स। क्वेश्चन डिलीट हुआ था ये, क्योंकि इसमें आई में भी पर्सोनिफिकेशन है और लव में भी पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। लव में तो अपोस्ट्रोफेस लगा है और आई की बात कर रहा है कि आई ऐसा काम कर रहा है जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। चलो 19, पिक आउट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मेटाफर। इनमें मेटाफर का सही एग्जांपल कौन सा है? आईज लाइक टू लैम्प्स, आंखें दो लैंप की तरह हैं। अब इसमें तो लाइक आ गया, तो लाइक आ गया तो ये तो सिमिली है, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत होगा। शिप ऑफ लाइफ, अब देखो ये हो सकता है, शिप ऑफ लाइफ, जिंदगी का जहाज। अब जहाज तो लाइफ का थोड़ी होता है, जहाज तो पानी का होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखा जाए, अगर आप देखें तो ये मेटाफर का यूज है। मतलब शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और वास्तविक अर्थ अलग होते हैं। बोल रहा है सी ऑफ ग्रीफ, दुखों का सागर, एप्पल ऑफ आई, है ना, ऐसे ही शिप ऑफ लाइफ, तो ये मेटाफर है। जिंदगी का जहाज, इसका मतलब इसका डीप मीनिंग अलग है, ये मेटाफोरिकल मीनिंग रखता है। आपने शिप के गुण जो है वो लाइफ में डाले हैं, या लाइफ के गुण जो है शिप में डाले। रोजी लिप्स, अब देखो लिप्स गुलाब के बने हुए नहीं होते, रोज यानी मेड ऑफ रोज, तो ये वो मतलब नहीं है, मतलब है कि सर रोज की पंखुड़ियां बिल्कुल खूबसूरत लगती हैं, ऐसे उसके होठ भी रोज की पंखुड़ियों की तरह खूबसूरत लगते हैं। रोजी लिप्स एंड चीक्स, तो रोजी लिप्स यहां पर भी आप देखेंगे कि आपको मेटाफर का यूज हो रहा है। रोजी लिप्स, एज वाइट एज स्नो, यहाँ तो एज का यूज हो गया, तो सिमली, इन दो में सिमली है और दो के अंदर मेटाफर। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था दोस्तों, डिलीट में पूछा तो गया था, बट इन दोनों में ही मेटाफर यूज हुआ, बी और सी। तो मैं जो आंसर की बनाई है ना आप लोगों के लिए, उसमें बी और सी दोनों लिखा है ना। आंसर बी भी हो जाएगा और आंसर इसका सी भी हो जाएगा, बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज हिडन इन डेथ्स डेटलेस नाइट। डेथ की डेटलेस नाइट में क्या चीज छुपी हुई है, क्या छुपा हुआ है? बिलव्ड, पोएट, फ्रेंड, आई। देखते हैं, पोएम को देखना पड़ेगा, कहां पर ये लाइन डेथ की देखो, ये डेथ डेटलेस नाइट, unused to flow for precious friends bid in the death's dateless। डेथ की डेटलेस नाइट में कौन छिपे हुए हैं? प्रेसियस फ्रेंड्स, बेशकीमती दोस्त छिपे हुए हैं। और प्रेसियस फ्रेंड्स बिड इन द, बिड नहीं है, हिड है, छिपे हुए, हिड, हिड इन द डेथ्स डेटलेस नाइट। हिड करें इसको, कौन छुपा हुआ है? दोस्त छिपे हुए, आंसर फ्रेंड्स है। फ्रेंड, व्हाट इज इट डन? फ्रेंड, फ्रेंड छुपा हुआ। ये 20 क्वेश्चन हो गए, मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आया। आई होप 20 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं इन पर और किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए
एक एक्सट्रैक्ट है जो 18 में पूछा गया है इस तरह से, ये पोयम है, फिल ब्रो इल अलाउ, तो फिल ए हो गया, ब्रो बी हो गया, इल ए हो गया, अलाउ और ब्रो ऑलमोस्ट सेम है तो बी हो गया, ए बी राइम स्कीम हो गई है। और देखते हैं क्वेश्चन कैसे, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट तो ए बी, इसका तो आंसर हो जाएगा ए। इसकी राइम स्कीम क्या है, ए है, ए बी। ठीक है ना, आई होप बात समझ आ गई आप लोगों को। राइम स्कीम क्या होगी इसकी, ए बी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अलग आ गया, एक और पोएम दे दी इसने। इसमें क्या पूछ रहा है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देखो लाइक आ रहा है, नेबलिंग वूल्स बार्ब्ड लाइक ब्लैक पाइन फॉरेस्ट, साफ साफ दिख रहा है आपको सिमिली। Wolf with its belly stays full of big pebbles, nabbling wolves barbed like black pine forest against a red sky over blue snow। बस लाइक आ गया तो सिमली है। 22 का आंसर आप क्या कर देंगे, सिमली करेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, 23 से 24, 23, 24, 25 3 क्वेश्चंस हैं इस पोएम पर बेस्ड है। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Smile, simple annals of the poor। देखते हैं, ये वैसे एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चा है ना, टॉमस ग्रे की, वो पोएम में से लिए, टॉमस ग्रे की पोएम है। Let not ambition mock, एम्बिशन को मजाक मत उड़ाने दो। एम्बिशन का ए बड़ा है और मजाक उपहास उड़ा रहा है, तो इसको देखो एलिट्रेशन अपने आप ही दिख रहा है, ये एलिट्रेशन है। यूजफुल टॉयल, होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडवेयर हियर, ग्रैंडवेयर का जी बड़ा है जो सुनता नहीं है, ये भी देखो पर्सोनिफिकेशन है। विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट में से सिंपल में से, तो ये एलिट्रेशन भी हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया। राइम स्कीम की बात है, टॉयल में ए है, ऑब्सक्यूर ऊर में बी है, स्माइल और टॉयल ऑलमोस्ट सेम सा है, और पुअर ऑब्सक्यूर ऊ का साउंड आ रहा है तो ये बी हो गया। तो राइम स्कीम हो गई इसकी ए बी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ दिखाई दे रहा है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ दिखाई दे रहा है एलिट्रेशन। क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा है इसमें। Which is the figure of speech in the word ambition? Ambition में कौन सा figure of speech है, ambition का ए बड़ा है और वो मॉक उपहास कर रहा है। उपहास करना, मजाक उड़ाना, ये काम किसका होता है, इंसानों का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है, और ये काम कर रहा है यहाँ पे एम्बिशन, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। 23 का बी। Which is the figure of speech in short and simple? शॉर्ट और सिंपल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, शय का साउंड आ रहा है, तो इन दोनों में एलिटेशन, सी हो जाए, एलिटेशन, शॉर्ट एंड सिंपल, और कोई सही नहीं। करेक्ट राइम स्कीम फॉर द अबव लाइंस, राइम स्कीम क्या थी उसकी, आपने देखा था अभी ए बी राइम स्कीम आ रही थी ना, ऑब्सक्योर पुअर, ए बी आ रही थी, ए बी ए बी, ये सी आंसर। एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चा है, इसकी राइम स्कीम ए बी में 4 लाइन के स्ट्रेंज है, क्वेट्रंस यूज किए हैं टॉमस ग्रे ने, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, कहीं ना कहीं प्री रोमांटिक एज कह सकते हैं आप। इसकी जो लाइन है ये गांव की और कॉमन लोगों की बात करती है, और राइम स्कीम इसकी ए बी है। 4 लाइंस के स्टेंजाज हैं जिनको हम क्वेट्रन कहते हैं, ठीक है ना, और राइम स्कीम ये रखी है उसने। चलो आगे बात करते हैं। कैन स्टोरीड और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैनेज कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, कैन ऑनर्स, ये सेम वही टॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न कंट्री चर्च का एक और स्टेंजा है, 4 लाइन का, देखो इसकी राइम स्कीम वही है। बर्स्ट ए, ब्रेथ में एथ बी, डस्ट और बर्स्ट एक हो गया ए, और डेथ और ब्रेथ एक हो गया बी, ए बी क्या हो गया दोस्तों, ए बी हो गया, ठीक है ना। तो ऑनर्स की वॉइस देखो, ऑनर्स वॉइस अपोस्ट्रोफ एस हो रहा है, क्या सम्मान की आवाज साइलेंट डस्ट को प्रोवोक कर सकती है,
और क्या फ्लैटरी सूद कर सकती है डेथ के कोल्ड ईयर को? तो ऑनर और फ्लैटरी इन दोनों में ही कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। क्या ऑनर की आवाज भड़का सकती है? साइलेंटर्स को भड़काने काम इंसानों का होता है। जो कौन कर रहा है? ऑनर्स वॉइस कर रही है, अपोस्ट्रोफ एस का भी। और क्या फ्लैटरी सूद राहत पहुंचा सकती है, शांति पहुंचा सकती है कानों को, डेथ के ठंडे मरे कानों को? तो जो बड़े बड़े गीत लिखे जाते हैं, चापलूसी की जाती है, ऑनर की बात की जाती है, क्या उनसे मरे लोगों को वापस लाया जा सकता है? क्या जो अमीर लोग मर जाते हैं? नहीं। तो दुख मनाने की जरूरत नहीं है। गरीब लोगों के लिए अगर ऐसे गीत नहीं लिखे गए तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ बात यहाँ पर टॉमस ग्रे करता है। दोनों में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ। आगे देखिए, ऑनर और फ्लैटरी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वही तो हो गया, दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गए। ऑनर और फ्लैटरी में पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना? आंसर तो वही हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक फिर देखो पोएम आ गई और इसमें मैंने थोड़ा कलर कर दिया। ये ना उसकी है अपने एस टी कॉलरिज की पोएम है। I flung up momently the sacred river 5 miles meandering with a mazy motion। ये इटालिक लाइन है, थोड़ा आपको पहचान में आ जाए इसलिए कलर कर दिया इस लाइन को। और आगे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखो क्वेश्चन यही है, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द इटालिसाइज्ड वर्ड्स? इटालिक वर्ड्स में कौन सा फिगर ऑफ? देखो आप साफ साफ दिख रहा है, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। माइल्स में है, मींडरिंग में है, मेजी में है, मोशन में है। 5 miles meandering, 5 miles meandering with a mazy motion, 5 miles meandering with a mazy motion। तो देखो एम 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 एम, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एस टी कॉलरिज ने यूज किया अपनी पोएम कुबला खान में थे आई थिंक। और इसका ये जो है पर्सोनिफ, ये इसमें हो गया एलिटेशन। एलिटेशन यूज किया, ठीक है। 27 में एलिटेशन। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इटालिसाइज्ड वर्ड्स में? एलिटेशन, सी आंसर। 27 का सी करेंगे। अब 28 to 31 तीन चार क्वेश्चन है। ये वापस एस टी कॉलरिज की ही एक पोयम है। एंशियंट मारिनर होनी चाहिए। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। देखो फ्लू और ब्लू, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंटरनल राइम का। इसे कहते हैं इंटरनल राइम। एक ही लाइन के अंदर ऐसे ना वर्ड्स राइम करते हैं। ब्लू फ्लू, है ना? वेयर वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट, फर्स्ट और बर्स्ट, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनल राइम है। फर्स्ट और बर्स्ट, ब्लू और फ्लू, we were the first that ever burst, सेम वोवल साउंड रिपीट हो रहा है लाइन के बीच में। इनको इंटरनल राइम कहते हैं। और ये फर्स्ट बर्स्ट इंटरनल राइम है ना, इनको आप एसोनेंस भी कह सकते हैं। दो नजदीक वर्ड्स हैं जिनका सेम वोवल साउंड आ रहा है, फर्स्ट बर्स्ट। और देखना, फरो फॉलोड फ्री, फरो फॉलोड फ्री, इसके अंदर क्या है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है ना? और इंटरनल राइम है। यहां पर देखो आप इंटरनल राइम भी कह सकते हो और इसको आप लोग एसोनेंस भी कह सकते हो। और देखो साइलेंट सी, साइलेंट में एस और सी में एस, एस एस रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये एलिट्रेशन हो गया। एलिट्रेशन भी है इसके अंदर, है ना? एलिट्रेशन दो बार हो गया। फरो फॉलोड फ्री में एलिट्रेशन है और यह इंटरनल राइम है। और राइम स्कीम देखे तो फ्लू ए, फ्री बी, बर्स्ट एक नया आ गया सी, और सी और फ्री ये सेम है, बी, ए बी सी बी, ये राइम स्कीम है ए बी सी बी। और ये एंशियंट, है ना, राइम ऑफ एंशियंट मारिनर,
वाली पोएम है एस टी कॉलरिज की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया कविता है। एक बैलेड है, वो बैलेड है। बैलेड की राइम स्कीम ना यही होती है। बैलेड एक स्टेंजा है जिसकी राइम स्कीम होती है ABCB। तो राइम स्कीम पे क्वेश्चन बन सकता है और फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से आपको पोएम्स के कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल कर दे देता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आप क्या क्वेश्चन बने इस पर। राइम स्कीम क्या है? ABCB। ये तो राइम स्कीम हो गई ABCB। देखो हम देख रहे थे ना ABCB, तो राइम स्कीम हो गई। अगला क्वेश्चन है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फरो फॉलोड फ्री, फरो फॉलोड फ्री, FFF। गजब का एग्जाम्पल है एलिटेशन का। 29 का C हो जाएगा। 30 में साइलेंट C में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें भी क्या है? एलिटेशन है। साइलेंट C एलिटेशन हो गया इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो आगे क्वेश्चन देखो, इसी में इसी एक क्वेश्चन और है। वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट, फर्स्ट बर्स्ट, फर्स्ट बर्स्ट। नजदीक नजदीक वर्ड्स हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि सेम वोवल साउंड आ रहा है, तो उसको एसोनेंस कहेंगे आप, एसोनेंस। ये वी वर्ब में ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप कहीं एल्टिशन मत मान लेना। ये प्रोनाउन है, मेन कंटेंट वर्ड होना चाहिए, नाउन वर्ब। बड़े जो वर्ड्स होते हैं ना, जो मेन वर्ड होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड में प्रोनाउन में इनमें नहीं देखते हैं ना ये सेम साउंड। तो एलिटेशन नहीं है, ये एसोनेंस ही है, फर्स्ट और बर्स्ट के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाइल्ड वेस्ट विंड, तो वेस्ट विंड पोएम जो है PB शैली की। अब उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनाए मैंने आपके लिए। ये पोएम है और इसमें एक वर्ड लाइक गोस्ट, ये ना इटालिक कर रखा है। पूछ रहा है विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द इटालिसाइज्ड वर्ड्स। इटालिसाइज्ड वर्ड्स में कौन सा है? तो लाइक गोस्ट आ गया, तो लाइक देखते ही आप समझ जाओगे सिमली है। ऐसा 2-3 क्वेश्चन है। लाइक और एज आते ही समझ जाना है कि सिमली है, तो यहाँ सिमली हो गया। ये फिर देखो ईच लाइक अ कॉप्स, ये जो ग्रीन लाइन कर रखी है ना मैंने, ये इटालिक भी है। तो ये इटालिक दिखता नहीं शायद आपको, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया अपने। तो ईच लाइक अ कॉप्स विद इट्स ग्रेव, ये भी उसी पोएम में से है, PB शैली की ओड टू वेस्ट विंड। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इटालिक वर्ड्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें भी सिमली है। 33 का भी C करेंगे, सिमली। सिमली तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ना। एक क्वेश्चन और देख लो। ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, लाइक फ्लॉक्स टू फीड। तो फ्लॉक और फीड में वैसे एलिटेशन भी है बट ऑप्शन में नहीं है, और लाइक आ गया तो सिमली तो है ही। आंसर आप कर देंगे सिमली, वरना तो फ्लॉक टू फीड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था कि यार एलिटेशन तो नहीं है क्या, बट साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर सिमली है, लाइक आ गया। 34 का C करेंगे। फिर एक पोएम है देखो आप, 35 to 36 2 क्वेश्चन है। इन द गोल्डन लाइटनिंग, रोशनी सुनहरी। गोल्डन होता है सोने का बना हुआ। अब क्या कोई रोशनी सोने की बनी हुई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो मतलब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग निकल रहा है कि जिस प्रकार सोना चमकता है पीला पीला सा, ऐसे ही रोशनी सूरज की पीली पीली चमक रही है गोल्ड की तरह। तो ये मेटाफर, एक क्वेश्चन ये बन सकता है मेटाफर। संकन सन, देखो SS, इसमें एलिट्रेशन। ऐसे ना आपको पता होना चाहिए कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। और विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, दो डस्ट फ्लोट एंड रन, लाइक एंड, लाइक आ गया, डस्ट जो है फ्लोट कर रही है, दौड़ रही है, लाइक एन अनबॉडीड जॉय। तो लाइक आ गया, तो इसमें दोस्तों सिमिली हो। ये पोएट की खूबसूरती होती है कि वो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है एक ही पोएम के कुछ लाइंस के अंदर। मेटाफर यूज कर लिया, इरिटेशन यूज कर लिया, सिमिली यूज कर लिया, ठीक है ना। देखिए विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द गोल्डन लाइट। गोल्डन सोने से बना हुआ, कोई रोशनी नहीं होती, इसका मतलब सोने की तरह चमकने वाली है। इंप्लाइड कंपैरिजन है जिसको हम बोलते हैं मेटाफर। तो ये आंसर होगा इसमें मेटाफर। 35 का A करेंगे। 36 लाइक एन एम्बॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। तो लाइक आ गया, तो लाइक आ गया तो क्या हो गया इसके अंदर? सिमली हो गया, सिमली हो गया। लाइक आने में सिमली कर। अभी 37 से 46 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड,
ये अपने वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल्स उसमें से है, जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी है, स्कूल लेक्चरर के अंदर सिलेबस में है। पोएम आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं क्लाउड की तरह घूमता रहा, तो एज आ गया तो सिमिली हो गया। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। देखो यहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स, सोने से बने हुए डैफोडिल्स नहीं हो सकते, मतलब मेटाफर का यूज किया है। बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटर कर रहे हैं जो ये डैफोडिल्स हैं फूल, ये फ्लटर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब बताओ डैफोडिल्स डांस कर सकते हैं कि डांस करने का काम तो ह्यूमन बींग्स का है, लेकिन वो काम डैफोडिल्स कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन भी है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और कहां पर डांस कर रहे हैं? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। तो कुछ चीजें हैं इसमें, दो तीन सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। राइम स्कीम की बात करें तो देखो, ए क्लाउड, हिल्स, बी क्राउड, ए डैफोडिल्स, बी हिल्स डैफोडिल्स, ए बी ट्रीज, ये सी हो गया, ब्रीज, फिर ये सी हो गया, ट्रीज ब्रीज। तो राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी सी। तो राइम स्कीम की बात भी कर ली। ये पता होना चाहिए कि राइम स्कीम क्या है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं, ये सब बातें होनी चाहिए। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच हैज नॉट बीन यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट? सिमिली का यूज किया था पहली लाइन में, मेटाफर का गोल्डन डैफोडिल्स में यूज हो रखा है, पर्सोनिफिकेशन का फ्लटरिंग डांसिंग कर रहे हैं उसमें हो गया, ऑक्सीमोरन का कहीं कोई यूज नहीं। तो कौन सा फिगर ऑफ नॉट यूज नहीं हुआ? वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? दो ऑपोजिट वर्ड्स को, इनकम्पेटिबल वर्ड्स को एक साथ पुट टुगेदर, एक साथ रखना, वो कहलाता है ऑक्सीमोरन। जैसे प्लीजिंग पेन, बात की थी, स्वीट पेन, मेल ग्रैंड मदर, इस तरह के ऑपोजिट इनकम्पेटिबल वर्ड्स को साथ में रखना ऑक्सीमोरन कहलाता है, जो इस पोएम में, इस एक्सट्रैक्ट में कहीं नहीं दिखा। द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट हमने क्या थी? ए बी सी सी किया था, ए बी सी सी, यस ए हो जाएगा आंसर, ए बी सी सी, यही आंसर था। चेक कर लेते हैं, ए बी सी सी, ए बी सी सी, बिल्कुल यही होगा आंसर, ए हो जाएगा, ए बी सी सी, ठीक है, ए कर देंगे आंसर। द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम डील्स विद, ये जो ऊपर आप एक्सट्रैक्ट देखते हैं, आप ये जो पोएम देखते हैं वर्ड्सवर्थ की, ये किस चीज से डील करता है, किसकी बात करता है? द ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च ऑफ प्री रेनेसांस इरा? नहीं, ऐसी कोई जानकारी इस पोएम के 4-5 लाइन में, ये तो नेचर पोएम है, ये बात कर रहा है डैफोडिल्स फ्लावर। मैं समझाता हूँ आपको, देखो क्या चीज है। ये कह रहा है मैं लॉनली घूमता रहा अकेला क्लाउड की तरह। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ में अपने दोस्त के यहाँ जाके जंगल में से होकर आ रहा होता है, तब उसको कहीं बीच में एक झील के किनारे पेड़ के नीचे कुछ डैफोडिल्स के फ्लावर दिखाई देते हैं, सोने की तरह चमकते हुए। तो एक नेचर पोएम है। वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर नेचुरल पोएट, प्रीस्ट ऑफ नेचर है। रोमांटिक एज है, वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज का है, तो इसमें नेचर, इमेजिनेशन, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, इनकी बात होती है। तो ये बात नहीं करता उस चीज की। तो देखिए, करप्शन की बात नहीं करता, नहीं कोई करप्शन की बात नहीं होती रेनेसांस एरा की, नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द विक्टोरियन एज उसकी बात, ये तो रोमांटिक एज की बात है। रोमांटिक्स डीप इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा है। डैफोडिल्स यूज हो रहा है इसमें, लेक यूज हो रही है, ट्रीज यूज हो रहे हैं, तो नेचर की बात कर रहा है। रोमांटिक बिल्कुल इमेजिनेशन से। डिजेक्शन एंड डिप्रेशन प्रिवेल्ड अमंग द मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट की बात नहीं है, रोमांटिक एज की बात है, जो 1798 से 1832 या 1837 तक माना जाता है। तो रोमांटिक एज की बात है, नेचर की बात है। आंसर सी का है, 39 का आंसर सी होगा दोस्तों। द इमेजरी यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, जब इस पोएम को आप पढ़ते हैं, आप जब डैफोडिल्स की बात करते हैं, क्लाउड्स की बात करते हैं, जब आप लेक की बात करते हो, तो आपको नहीं लगता कि
हमें एक इमेज नजर आती है, हमें दिखाई देता है, वो फूल दिखाई देते हैं, पहाड़ियां दिखाई देती हैं। और आप देखना, इसका मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोएम पढ़ा रखी है और यूट्यूब पे भी डाल रखी है डैफोडिल्स के नाम से। उस पोएम को आप मेरे नाम केटी सर इंग्लिश करके डालेंगे और डैफोडिल्स पोएम को आप देखेंगे, वहां पर आप डैफोडिल्स पोएम देखना। बहुत सारे व्यूज भी है और बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने उसको पढ़ाया भी है और एक इमेजिनेशन भी किया है। इमेजेस दिखाई देंगे आपको, वहां उड़ते हुए क्लाउड्स दिखाई देंगे, वहां आपको डैफोडिल्स दिखाई देंगे लहराते हुए, डांस करते हुए। तो ना वो एक खूबसूरत वर्णन किया गया है और ये विजुअल इमेजरी है जो दिखाई देती है। ऑल फैक्ट्री यानी जो आपको स्मेल आती है, स्मेल की इमेजेस ना हो, नहीं वो नहीं है। टैक्टाइल मतलब ऐसा लगता है कुछ छू रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, ये स्मेल से जुड़ी हुई इमेजरी होती है। टैक्टाइल होती है टच से जुड़ी हुई, विजुअल इमेजरी होती है दिखाई देने वाली, सी, और ऑडिटरी होती है सुनाई देने वाली, हियर। हियर स्मेल टच सी, तो इसमें होगा विजुअल, दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे सीन दिखाई देंगे, डैफोडिल्स, हिल्स, ठीक है ना, लेक, ट्रीज, वो दिखाई देगा, विजुअल इमेजरी। बाय द थीम ऑफ द पोएम इट सीम्स, इस पोएम की थीम की अगर आप बात करें तो क्या लगता है थीम क्या होगी? क्या ये एलिगोरिकल है? एलिगोरिकल मतलब कोई एक पोएम में कोई दूसरी पोएम की कहानी को संकेत दिए हुए हो, वो दूसरी पोएम के बारे में समझाकर यहाँ बताया गया हो, या किसी दूसरी पोएम से इस पोएम को समझाने की कोशिश की गई हो, ऐसा कुछ नहीं। एलिगोरिकल सिंबल की बात नहीं है। न्यो क्लासिकल तो बिल्कुल नहीं है, ये रोमांटिक पोएम है जो न्यो क्लासिकल के बाद में है। न्यो क्लासिकल तो नेचर की बात नहीं करता, वो तो रूल्स की, वो तो राजा महाराजाओं की हर एक कपलेट लिखते हैं, वो नहीं। ये रोमांटिक पोएम, रोमांटिक एज की है, नेचर की बात, रोमांटिक पोएम। तो हम बात कर रहे थे ना, उसके अंदर ध्यान हो तो आप लोगों को कि जब आप पोएटिक एप्रिसिएशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या मूवमेंट चल रहा था उस पर भी क्वेश्चन आ सकते, किस तरह के मूवमेंट चल रहे थे, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि साहब उस समय इसकी थीम क्या थी, क्या मूवमेंट था, क्या जोनरा था, स्पीकर क्या कहना चाहता है। तो ये उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बने, इनको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन वैसे है कुछ रोमांटिक पोएम। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फोर्थ लाइन ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, जो आप पोएम पढ़ रहे थे अभी डैफोडिल्स, उसमें फोर्थ लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज, देखते हैं, चलते हैं फोर्थ लाइन पे। ये फोर्थ लाइन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ लाइन। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो कोई डैफोडिल्स गोल्डन हो सकता है क्या? नहीं, ये मेटाफर का यूज, तो इसका आंसर होगा मेटाफर, क्योंकि गोल्डन अर्थ अलग है। मेटाफर, मेटाफर का यूज हो रहा है। अच्छा, ये एक ऑप्शन हो रहा है, बी भी हो सकता है, एसोनेंस भी हो सकता है। देखते हैं, एसोनेंस को भी चेक करते हैं। एसोनेंस भी है क्या? होस्ट गोल्ड डैफो, ओ ओ ओ, होस्ट गोल्ड डैफोडिल्स, तो वोवल साउंड ओ ओ ओ रिपीट हो रहा है, बिल्कुल। तो इसमें दोस्तों एसोनेंस भी है, एसोनेंस भी है, मेटाफर भी है, दोनों चीजें हैं। तो आप इसमें आंसर डी करेंगे, बोथ ए एंड बी। एसोनेंस भी है, मेटाफर भी है, तो आंसर डी होगा, डी करेंगे, ठीक है, डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द अबव एक्सट्रैक्ट द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ, इसमें पोएट किसको किससे कंपेयर करता है? पोएट अपने आप किससे कंपेयर करता है? तो पहली लाइन है, आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, आई वेंडर्ड lonely as a cloud, तो पोएट आई अपने आप को क्लाउड से कंपेयर कर रहा है, जो बादल उड़ रहे हैं उनसे कंपेयर कर रहा है, गोल्डन डैफोडिल से, वेल्स एंड हिल से, फ्लोटिंग क्लाउड से, ऑल ऑफ दिस फ्लोटिंग क्लाउड, उड़ते हुए बादलों से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। फर्स्ट ही लाइन के अंदर चीज आती है। इस पोएम का नाम ना डैफोडिल्स बाद में रखा, पहले इस पोएम का नाम भी आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड ही था। वो अपने कंपेयर क्लाउड से करता है कि मैं काश बादलों की तरह उड़ता रहता। सी आंसर। Above extract is an example of, ये जो एग्जाम्पल है किस चीज का है?
क्या ये लिरिक है, ये ऑड है, सोनेट है, एलिग्री है? नहीं, सोनेट में 14 लाइन होती है, इसमें 14 लाइन नहीं है, ज्यादा लाइन है। एलिग्री भी नहीं है, कोई संकेत नहीं है इसके अंदर, कोई दूसरी कहानी को नहीं जोड़ा गया है। ऑड में क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, उसमें रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इलाबोरेट थीम होती है, वर्ड्स इलाबोरेट होते हैं। ये बहुत सिंपल सी पोएम, सिंपल से वर्ड्स है, आप आराम से गा सकते हो। डैफोडिल्स, हिल्स, गाने वाली पोएम, लिरिक है। लिरिक मतलब म्यूजिकल पोएम, इसको आप गा सकते हैं, विच कैन बी संग, इसको गाया जा सकता है। प्यारी सी राइम स्कीम से बनी हुई पोएम है, तो लिरिक है दोस्तों। वेयर डज द पोएट सी डैफोडिल्स, डैफोडिल्स कहां देखता है? तो उसमें लाइन थी, बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक्स, झील के किनारे, पेड़ों के नीचे। ओवर द वेल्स एंड हिल्स, बिसाइड द लेक, बिल्कुल झील के किनारे, और बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ द ट्रीज में दिया नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी कर देंगे, 45 का बी। द टोन ऑफ द पोएम, इस कविता का टोन कैसा है? आई वेंडर लॉनली एज अ क्लाउड, और मस्ती भरा, जोश भरा, एनर्जी भरा है। इसको आप बोलते हैं एक्सबरेंट, एक्सबरेंट, एक्सबरेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन। ओमिनस, क्या इसके अंदर कुछ अपशुगन की बात हो रही है? नहीं। मिस्टर रहस्यमय बात हो रही है? फियरफुल, डरावनी बात हो रही है? नहीं। ये तीनों बिल्कुल ही गलत है। अच्छा होगा एकदम जोशीला, अच्छी कविता है, मैं बादल की तरह उड़ता, ऐसा मस्ती करते, ये होता वो होता, जोश से भरी कविता। तो 10 क्वेश्चन हो गए इसके। अब देखिए आप आगे, ये ना अभी रीट 2021 का जो पेपर हुआ है ना आप लोगों का, उसके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उठाए मैंने, 47 और 40, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी ले 22 वाला या 2021 वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखो। एक पोएम है, स्टेंजा को पढ़ो और आंसर दो क्वेश्चन। पहले स्टेंजा पढ़ लेते हैं, क्या है? What this life is full of care, we have no time to stand and stare. Care, stare. No time to stand beneath the bough and stare as long as sheep or cows. ये एंड वाली लाइन नीचे आनी चाहिए। Stare as long as sheep or cows. देखो, care, stare, bows, ये तो ए हो गया ना, स्टेयर केयर, ए, बाउस बी हो गया और काउस बी हो गया, तो राइम स्कीम हो गई ए बी बी। एक तो ये बात हो गई, ये नीचे आएगा इसके अंदर, एंड वाली जो लाइन है वो नीचे होगी, ये राइम स्कीम हो गई। और देखते हैं, बीनीथ द बाउस, नो टाइम टू स्टे बीनीथ द बाउ, एलिशन कह सकते हैं। स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2 वो देखते हैं। पहली बात तो इसकी आपको राइम स्कीम बता, राइम स्कीम क्या बात करते हैं, ए बी बी कर रहे थे ना, केयर, स्टेयर ए और बाउ और काउस बी बी, तो ए बी बी आंसर हो जाएगा, ए बी बी, सी होगा स्टेंजा की राइम स्कीम, ए बी बी है। और विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड लाइंस, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है थर्ड और सेकंड लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन की बात करते हैं, देखते हैं। सेकंड लाइन, नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड और स्टेयर, एस और एस, एलिटेशन। थर्ड में स्टैंड बीनीथ द बाउ, बीनीथ में ब, बाउज में ब, बीनीथ और बाउज, तो इसमें एलिटेशन का यूज हो रहा है, आंसर कर देंगे आप एलिटेशन, 48 में एलिटेशन। ये अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। एक पोएम है और इसकी राइम स्कीम पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द करेक्ट राइम स्कीम। तो बहुत आसान है राइम स्कीम बनाते हैं, देखिए आप राइम स्कीम के लिए क्या देखते हैं, वापस एक बार और देख लीजिए बात। किसी भी पोएम की जो लाइंस होती है ना, उन लाइंस के लास्ट वाले वर्ड को देखो, उसका क्या साउंड आ रहा है, और उन साउंड को नाम दिए जाओ। अगर सेम साउंड रिपीट होता है तो वही नाम रिपीट कर दो उसको, फिर वो राइम्ड लाइंस हो जाती है। जैसे डेड, डेड में एड, तो ये ए दे दिया अपन। टीयर्स में ईयर्स, ये नया आ गया, बी दे दिया। हेड और डैड, डैड हेड सेम है, ए नाम दे दिया। टीयर्स और ईयर्स सेम है, तो बी नाम दे दिया। कंपेयर्स, तो ईयर्स, कंपेयर्स, कंपेयर्स, लास्ट का देखो कंपेयर्स, पियर्स में ईयर्स देखो केवल,
ये हो गया वापस बी। विद मी, मी एक नया ही साउंड आ गया, इसको नाम दे दिया ए। डेयर्स, ईयर्स, कंपेयर्स, सेम सा ही मान लो आप, डेयर्स, कंपेयर्स, ईयर्स, तो बी नाम। विल बी, शैल बी, नहीं ये तो सी नाम देना पड़ेगा, मी तो अलग ही साउंड आ गया ना, मी अलग ही साउंड आ गया, मी को दे दो सी, और ये शैल बी भी सी होगा, और एटर्निटी टी, और बी ये सेम। तो राइम स्कीम क्या होगी, ए बी, बी सी और सी, फिर आगे सी डी आ जाएगा शायद, है ना, ऐसे ए बी सी और सी। वहां पर देखना ए बी सी और सी, ये आंसर होगा। ए बी सी नहीं है, ए बी सी, ये होगा आंसर। ए बी सी नहीं, ए सी नहीं, ये आंसर होगा। ए बी सी, देखो आप, ए बी सी, ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन हो रहे, इसकी राइम स्कीम निकालनी है अपने को, क्या है ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ड्रीम्स में एम्स, ये वेस्ट विंड से है, वेस्ट विंड से। जो पिछली वाली थी वो पीबी शैली की जो पोएम थी ना, एडोनिस एलिजी, उसमें से था। ड्रीम्स, ए, ले, बी, स्ट्रीम्स, ए, बे, बी, टावर्स, सी, डे और बे, बी, बी हो जाएगा। फ्लावर्स और टावर्स, ये सी, दो, ये नहीं आ गई, डी, पावर्स और फ्लावर्स, सी, बिलो और दो, डी, वियर, ये नहीं आ गई, ई, नो और बिलो, डी, फियर, ये फियर और वियर और हियर से। तो ए बी सी, सी डी ई, एक पर्टिकुलर राइम स्कीम यूज की थी इसमें, है ना, टर्सट कहते हैं इसको, टर्सट रीमा। इसमें क्या करता है, तीन तीन लाइन लेता है ना से, और दो लाइन देखो सेम है, ए और बीच में बी ले लिया। फिर जो बीच वाला है ना, ये अगले के दो बनेंगे, बी और बीच में सी नया आ गया। फिर दो सी से बनेंगे, बीच में डी आ गया। फिर दो डी से बनेंगे, बीच में ई आ गया, और फिर ये ई से। ऐसे 14 लाइन के 5 स्टेंजा लिए इसने ऑड के अंदर। पीबी शैली की पोयम है ऑड टू द वेस्ट विंड, उसका ये स्टेंजा है। और इसकी राइम इसकी बता, देखो ड्रीम्स, ले और स्ट्रीम्स, आप खुद करके देखना, ए, फिर बी, दो लाइन सेम आती है राइम, और बीच की लाइन अलग। फिर जो बीच का राइम था ना, वो अगले स्टेंजा में बनेगा, और वो दो फिर सेम होंगी, बी और बी, बीच में सी आएगा। फिर दो सी बनेगा, बीच में डी आएगा। फिर दो डी होगा, बीच में ई आएगा। फिर लास्ट वाला ई हो जाएगा। तो ए, बी सी डी सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे करके ये बनेगा। तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी डी सी है, नहीं गलत, लास्ट में ई आया था ना, वो देखो इसी में ए बी सी डी सी, देखो दो सेम हो गए, ए बी अलग आ गया, दो सेम हो गए, सी बीच में लगा, फिर दो सेम हो गए, डी अलग, दो सेम हो गए, ई अलग आ गया, और लास्ट में ई आ गया। आंसर होगा सी। इसका आंसर आप सी करें, 50 का आंसर सी। राइम स्कीम बनाना सीख गए, ये पूछेगा, या फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, जॉनरा पूछ लेगा। जैसे पिछली जो क्वेश्चन नंबर 49 देखना, 49 इसमें देखना, आई वीप फॉर एडोनिस। एडोनिस पोएम थी एलिजी, रोता हूं, मैं रो रहा हूं, ही इज डेड, वो मर गया। तो कोई खास कोई मर जाता है, दोस्त मर जाता है, उसकी उस पोएम पे जो लिखने वाली चीज होती है वो एलिजी होती है।
तो इसके जॉनरा की बात करें तो देखो ये एलिजी है, डेड मर गया, वीप फॉर एड मैं रो रहा हूँ एडोनाइस के लिए, आंसू बहा रहा हूँ, ठीक है ना, लॉस हो गया, मौन कर रहा हूं, इन शब्दों से पता लग गया कि ये एलिजी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे पोएट्री एप्रिसिएशन में कि ये इसमें जॉनरा कौन सा इन लाइन्स का, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये एलिजी पर बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको एक आइडिया लग गया कि पोएट्री एप्रिसिएशन पे किस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला है। आई होप यू एंजॉयड दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने ऐप पे भी अपलोड कर दी है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। और डीपली पढ़ना हो तो मैंने जो आपको पोएट्री की जो लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रखी हैं, जिसमें ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, उन सबको बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, उनको आप समझने की कोशिश करना, उनको वीडियो को देखना और उनकी थियोरी को पढ़ना, आपको पूरे कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Ciao. Have a good time. Bye bye.